नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे सामान्य से हो चुकी सर्वाइकल पेन की समस्या की। पहले माना जाता था कि ये दर्द एक उम्र के बाद ही लोगों को परेशान करता है, लेकिन सर्वाइकल पेन आज इतना सामान्य हो चुका है कि छोटे बच्चों में भी इसका असर दिखने लगा है। सर्वाइकल पेन गर्दन में होने वाला दर्द या सूजन है। तो आखिर क्या है सर्वाइकल पेन की समस्या, क्या है इसके कारण, लक्षण और निदान के उपाय? आज हम इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। और इस पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए मेरे साथ 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका आयुष्मान भव में। मेरे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता माता जुड़ी हुई हैं, रिसर्च ऑफिसर हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर श्वेता माता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, CMO हैं होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशोक शर्मा। तो अगर आप खुद या आपका कोई अपना सर्वाइकल की समस्या से परेशान है तो आज आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर समय रहते सर्वाइकल का उपाय ना किया जाए, इसका इलाज ना किया जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे ये गंभीर भी हो सकती है। इसलिए लोगों को इस विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। सर्वाइकल पेन एक आम समस्या है जिससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। ये बीमारी घंटों बैठकर डेस्क वर्क करने वाले लोगों को ज्यादा परेशान करती है। सर्वाइकल पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण होने वाला दर्द है। इसमें दर्द गर्दन से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी और कमर की ओर जाता है। आमतौर पर सर्वाइकल का दर्द शरीर के अंगों में स्टिफनेस की वजह से होता है। सर्वाइकल पेन कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे गर्दन की हड्डी बढ़ने, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने, खराब मुद्रा यानी खराब पोस्चर, झुककर बैठना, तनाव और कई अन्य गलत आदतों की वजह से सर्वाइकल पेन हो सकता है। ये दर्द युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में देखने को मिल रहा है। सर्वाइकल पेन के लक्षणों की बात करें तो सिर का दर्द, गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों की चिटकने जैसी आवाज आना, गर्दन और कंधों पर अकड़न होना, हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या उनका सुन्न हो जाना, हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना जैसे लक्षण महसूस होते हैं। अक्सर लोग सर्वाइकल पेन को गर्दन का दर्द और अकड़न समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर इस परेशानी का इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर ये समस्या और ज्यादा गंभीर बन सकती है। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और हमें कॉल कीजिए। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, शुरुआत आपसे करूंगी। मोटे तौर पर हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये सर्वाइकल की जो समस्या है ये क्या होती है, पेन क्यों होता है, ये स्थिति क्यों आती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले तो हमें इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। तो नॉर्मली एक स्कल होती है, स्कल के अंदर हमारा एक ब्रेन होता है और ब्रेन का एक दूसरा पार्ट होता है, वो उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो हमारे स्पाइन में आता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रा के अंदर कैनाल होती है जिसके अंदर वो ट्रेवल करती है। और जो वर्टिब्रा होते हैं, जो बोन्स होती हैं छोटी छोटी, वो हमारे जुड़ी होती हैं आपस में, एक डिस्क के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिससे कुशन मिल जाए उनको कंप्रेशन में, प्रेशर में वो मैनेज कर सकें बॉडी के पोस्चर को। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे बहुत सारी नसें निकलती हैं बाहर, नर्व्स जिसको बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं या दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं, हमारी एक्टिविटी जो मोटर एक्टिविटी में सपोर्ट करती हैं। इवन जो सेंसरी जो हमारे जो सिम्टम्स हैं, दर्द है, पेन है, टेम्परेचर है, इसको भी ब्रेन तक पहुँचाती हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेन का जो हिस्सा है, ब्रेन का जो कंट्रोल है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पूरी बॉडी में और नर्व्स के माध्यम से पूरी बॉडी में कंट्रोल होता है। तो होता क्या है, बहुत बार जैसे खास करके जो हम लोग ऑफिस वर्किंग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जो कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, टैबलेट्स पे या मोबाइल फ़ोन्स पे, और जैसे इस तरह बैठ के काम करते हैं। तो जो स्पाइन जो है उसका कर्वेचर जो आगे ज़्यादा फ्लेक्स होता है, ज़्यादा कर्व हो जाता है, और लंबे समय तक हम ऐसे करते हैं तो जो मसल सिस्टम है, मतलब जो वर्टिब्रा के बाहर जो मसल्स सपोर्ट कर रही हैं बोन्स को, वो कहीं ना कहीं स्पाज्म में चली जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं, उनमें स्ट्रेन आ जाता है, उसकी वजह से दर्द होता है। और ये दर्द बहुत सीरियस दर्द नहीं होता है। अगर आप पोस्चर ठीक कर लेते हैं, 2-3 दिन रेस्ट कर लेते हैं, उसका हॉट फर्मेंटेशन या आइस पैक से सिकाई कर लेते हैं,
हैं तो कुछ दिनों में चला जाता है। बट अगर आप लंबा समय तक ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो मसल्स हैं, जो बैक की सर्वाइकल मसल्स हैं, उसमें हो सकता है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाए, वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाएं, वहाँ पे दबाने पे दर्द होना शुरू हो जाए, और लॉन्ग टर्म में कभी कभी हेडेक इससे हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस हो जाती है, आर्म्स में जा सकता है पेन, टिंगलिंग नमनेस हो सकती है जैसे, या आर्म्स में वीकनेस हो सकती है, या इसके अतिरिक्त अगर आपकी जो बोन है उसके अंदर स्टेनॉल की स्टेनोसिस हो गई है, कैनाल की, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है जिस कैनाल के अंदर, उस कैनाल सक्रिय हो गई, मतलब पतली हो गई, तो वो नर्व्स को कंप्रेस करेगी, उसकी वजह से पेन शुरू हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल पेन होगा। या जो जहाँ से नर्व निकल रही हैं वहाँ पे कोई बॉन इस पर हो गया, मतलब कोई बॉन की ग्रोथ आ गई, उसने नर्व्स को कंप्रेस कर दिया है, तो उस एरिया में दर्द हो जाएगा, टिंगलिंग और नमलेस हो सकती है। या आपने काम करते करते चोट लग गई, झटका लग गया कुछ उठाते समय, या एक व्हिप्लेस इंजरी होती है, एक्सीडेंट, अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो सडनली ब्रेक लग जाती है तो आपकी गर्दन पहले बैक जाती है फिर आगे आती है, तो उस समय यहाँ पे ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मेनिंजाइटिस हो जाए, कभी कभी अर्थराइटिस है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस है, या ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसे रेयर कॉजेज भी होते हैं जिसकी वजह से आपका यहाँ पे दर्द हो सकता है मसल्स में। कार्यक्रम में पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें प्रांजल शुक्ला ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रांजल, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए आपका क्या प्रश्न है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रांजल शुक्ला जी, एंड आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क दैट क्या ये बैकबोन में और ये सर्वाइकल पेन माइग्रेन का भी कारण हो सकता है? ठीक और है। अगर हाँ तो फिर मुझे कैसे इसको ठीक करना होगा, क्योंकि कभी कभी अधिक समय तक पढ़ने से लाइक मेरे सर के किसी हिस्से में, लाइक लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में अक्सर मुझे दर्द की शिकायत होती है। ठीक है प्रांजल, ठीक है। डॉक्टर श्वेता माता, जो इनका सवाल है, माइग्रेन और सर्वाइकल का कोई संबंध है क्या, पहले ये बताइए। हाँ बिल्कुल, कितनी बार, क्योंकि माइग्रेन है और सर्वाइकल जो नसें हैं उनका सप्लाई होता है वो ब्रेन में भी होता है, तो बहुत बार ये होता है कि रिफर्ड पेन माइग्रेन का सर्वाइकल में भी हो सकता है और सर्वाइकल पेन का रिफर्ड पेन होता है, वो हेडेक के रूप पे भी हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए कि क्या ये सर्वाइकल पेन है या माइग्रेन है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इनको और क्या क्या साथ में होता है, क्या इनको साथ में उल्टी जैसा होता है या साथ में चक्कर आते हैं, ऐसा होता है? प्रांजल, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप और क्या लक्षण सिम्टम्स आते हैं उनके बारे में बताइए, और टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम रखिएगा। नहीं। ठीक है। अगर इनको दूसरे लक्षण नहीं है तो हो सकता है कि ये सर्वाइकल पेन हो, और ये कह रहे हैं कि जैसे लंबे टाइम तक पढ़ते हैं तो इनको बीच में ब्रेक लेना चाहिए, एक ही पोस्चर में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हम कितनी बार ये भी करते हैं, हम चलते चलते भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, मूवमेंट थोड़ा आधा घंटा के बीच में हम ब्रेक ले लिया, गर्दन को थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, 10 टाइम्स राइट साइड मोड़ लिया, 10 टाइम्स हम लेफ्ट साइड मोड़ के थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लें तो ये इनको शायद इसी से इनको मदद मिल जाएगी। ठीक है। उनके सवाल में एक क्लैरिटी देना चाहूँगा। उन्होंने पूछा माइग्रेन और माइग्रेन का कारण क्या सर्वाइकल हो सकता है? नहीं, माइग्रेन का कारण सर्वाइकल नहीं हो सकता, बट माइग्रेन को एग्रावेट जरूर कर सकता है, बिकॉज जब सर्वाइकल पेन होगा तो कहीं ना कहीं मसल स्पाज्म होगा, तो जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो कभी कभी कंप्रोमाइज हो जाती है, उससे आपका माइग्रेन एग्रावेट हो सकता है। माइग्रेन अलग बीमारी है, सर्वाइकल अलग बीमारी है, बट माइग्रेन को एग्रावेट या उसका जो अटैक्स को प्रेसिपिटेट कर सकता है अगर आपको सर्वाइकल पेन है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अशोक शर्मा, मुझे थोड़ा बताइए कैसे आप लोग, या मैं कहूँ होम्योपैथी, सर्वाइकल को देखते हैं, और जो लक्षणों के बारे में भी डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया था, डॉक्टर श्वेता माता भी बता रही हैं, तमाम सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ये कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं शुरुआती दौर में जो आते हैं चले जाते हैं, तो कब वो स्थिति आती है जब ये समझना चाहिए कि ये स्थिति अब निगलेक्ट नहीं करना है और इससे आगे स्थिति गंभीर हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले एक बात ये है कि जो हमारा सिर है और ये जो सर्वाइकल रीजन पार्ट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का या बैक का, ये 5 किलो वज़न को संभाल रहा है। और आज जो आपका टॉपिक है वो है सर्वाइकल पेन। यूजली पेशेंट या लोग क्या कहते हैं कि मेरे को सर्वाइकल हो गया है। वो सर्वाइकल होने का मतलब क्या है कि जब तक हमें वहाँ पे कोई सी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है बॉडी के, तब तक हम उसके बड़ी मस्ती से और उसकी एग्जिस्टेंस को बिना फील किए हुए उस पार्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारे बैक का, जो सर्वाइकल रीजन, जो हमारे सिर के नीचे से लेके और नेक तक का आता है, जिसमें 7 से 8, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वर्टिब्रीज होती हैं, डब्बे के ऊपर डिब्बी रखी हुई है, उसके बीच में कुशनिंग दी हुई है। तो ये चीज़ हमारी
मोबिलिटी को भी बढ़ा रही है और सब कुछ कर रही है। रह गई बात सर्वाइकल पेन की। देखिए दिल्ली में या कहीं भी आप डाटा देखें तो 10 में से 8 जने कहीं ना कहीं इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि क्या सर्वाइकल पेन से सफ़र करना ही है या क्या कुछ बचाव भी हो सकता है। देखिए आग का दरिया डूब के जाना है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, थकना मना है। मतलब हम डे टू डे लाइफ में हम ये समझ रहे हैं कि हमें इस काम को नहीं करना है या ये काम हमको परेशान कर सकता है। तो हमें वहाँ पे क्या करना है कि उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो हमें ईश्वर ने, जो नेचर ने हमें पार्ट्स दिए हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है। अब जैसे हर पेन जो सर्वाइकल एरिया में है वो ज़रूर थोड़ी कि सर्वाइकल ओरिजिन का ही है। कितनी बार हमारे पास पेशेंट्स आता है तो उससे पूछो तो हमारे सबसे पहले हमारे पास एक्सरे रख देता है या MRI रख देता है कि सर मेरे को सर्वाइकल है। सर्वाइकल तो सभी को है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें देखने की बात यह है कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, मांसपेशियाँ हैं, नर्व्स हैं, बोन्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा स्पाइनल कॉर्ड है। तो पेन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म नेचर ने हमारे अंदर क्रिएट किया हुआ है जो हमारी अटेंशन को खींचता है। जैसे देखिए बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चा रोने लग जाता है, तो वो उसका एक तरीका है अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का। अब ये जो पेन है ये या तो एकदम से हो सकता है जिसको हम एक्यूट सर्वाइकल पेन भी कह सकते हैं जी। और एक है कि क्रॉनिक सर्वाइकल पेन है। तो एक्यूट सर्वाइकल पेन के अपने कारण हैं, जैसे कि आप रिपीटेटिवली कोई मूवमेंट करते जा रहे हैं या आपने कुछ पॉस्चर इस तरह से ले लिया। कई बार आप देखिए हम बहुत देर तक काम करते रहते हैं, लेटे होते हैं, कुछ करते हैं तो अरे मेरी तो गर्दन ही अकड़ गई है ना, या बहुत कोई हमने वेट गलत तरीके से उठा लिया तो हम करते हैं। अब जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा या आपके कभी वो भी पूछ रहे थे, व्यूअर्स भी पूछ रहे थे कि वेदर एनी रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेन एंड सर्वाइकल, दिस थिंग माइग्रेन के कारण सर्वाइकल हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि यदि प्रोलॉन्ग क्रॉनिक हेडेक्स कोई भी होते हैं तो वो एक सर्वाइकल रीजन में भी एक पेन कर सकता है। अब होम्योपैथी के अंदर हम क्या देखते हैं, देखिए यदि मैं होम्योपैथी कंसेप्ट को देखूं तो कोई भी दर्द है वो आपकी भावनाओं उससे अछूती नहीं रह सकती हैं। कैसे कि कोई भी देखिए शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो दिमाग को एक संदेशा जाता है। जब वो संदेशा दिमाग को ऐसा जा रहा होता है जिसको कि हमारा दिमाग ये कहता है कि हाँ ये एक दर्द की मेरे को संवेदना आ रही है, उसी की बगल में हमारी एक दूसरी संवेदनाओं का सेंटर भी है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो किस तरह से वो पेन को परसीव कर रहा है, कैसे उसके बारे में सोच रहा है और क्या उसके मन में भाव आ रहे हैं। तो इसको हम दूसरी तरह से भी देखें, हाउ द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द पेन, हाउ द पर्सन इज फीलिंग अबाउट द पेन एंड हाउ द पर्सन इज एक्टिंग। तो पेन बिहेवियर को समझते हुए होम्योपैथी के अंदर एक निदान ढूंढा जाता है। बिल्कुल। तो एक कॉलर जुड़ गए, उनके सवाल के जवाब के साथ आप डॉक्टर गुप्ता बताइएगा आप जो भी कहना चाह रहे हैं। रेनू एक कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे हरियाणा से इन्होंने हमें कॉल किया है। रेनू आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे खुद सर्वाइकल का इशू है और मैंने फिजियोथेरेपी ली है और जो एलोपैथी में जो मेडिसिन होती है जैसे प्रीगाबालिन और निकॉक्सिया MR, मैं ये इसका पूरा कोर्स कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैम मुझे ना सर्वाइकल पेन हो ही जाता है। मतलब मुझे कम्प्लीटली इससे रिलीफ नहीं मिलता और विंटर्स तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी का मतलब एक रीज़न होती है। एवरी विंटर मुझे ये कॉन्टिन्यूसली पेन रहता है। इवन फिजियोथेरेपी कर लेती हूँ तो वो रिलीव हो जाता है कुछ दिन के लिए, बट इट केम बैक। तो इसको मैं परमानेंटली कैसे ट्रीट कर सकती हूँ? रेनू आप अपनी उम्र बताइए। मैं 35 इयर्स की हूँ और मेरा जो वर्क प्रोफाइल है, जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में एज ए नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो मुझे ज़्यादातर कई बार 3-3 घंटे तक गर्दन नीचे रखनी पड़ती है, जो मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती बिकॉज दैट इज माय प्रोफेशन। ठीक है रेनू, ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, एक तो मैं पहला पॉइंट आपके क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा। आपका पहला क्वेश्चन था कि कब ऐसे सिम्टम्स कौन थे, लक्षण कौन थे जब आपको डॉक्टर के पास जाना है। खासकर रेनू के लिए भी ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपको सर्वाइकल पेन के साथ हेडेक हो रहा है
और सीवियर हेडेक हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है सर में, डिजीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, या टिंगलिंग एंड नमनेस, सुन्नाहट हो रही है, झंझनाहट हो रही है, या हाथ पैरों में किसी में कमजोरी हो रही है, या उसके सर्वाइकल पेन का तो आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, या आपको वॉमिटिंग नोजिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, या कोई इन्फेक्शन के चांसेस हैं, या आपको हिस्ट्री ऑफ इंजरी है और ऐसा सर्वाइकल पेन है जो 3-4 दिन आराम करने के बाद, हॉट पैक या आइस पैक लेने के बाद भी, या नॉर्मल पेन किलर लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। दीज आर डेंजरस और अलार्मिंग साइन, आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं रेनू की। तो रेनू, जो आपका जो प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं जो आपका पोस्चर है, इट इज़ द रूट कॉज ऑफ सर्वाइकल पेन। अगर लॉन्ग टर्म तक अगर हम अपनी हेड गर्दन को नीचे झुका के रखेंगे, खासकर ओटी में हमें करना पड़ता है, बिकॉज ओटी में पेशेंट ऐसे लेटा होता है और जो असिस्टेंट होता है या डॉक्टर होता है उसको झुक के डॉक्टर को असिस्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट देने पड़ते हैं, तो गर्दन को इसी पोस्चर में नीचे मूव करना पड़ता है और सर्जरीज बहुत बार कई लंबी होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अपना पोस्चर ठीक करने की ज़रूरत है, कुछ दिनों तक 1-2 महीने तक रेस्ट देने की ज़रूरत है। मे बी आपको डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के आपको बहुत सारे और मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं, जैसे फिजियोथेरेपी में टेंस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स, वो कराना पड़ सकता है आपको। जो ऑलरेडी आप कुछ दवाइयाँ खा रहे हो, जो गाबापेंटिन वगैरह खा रहे हैं, वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ सकती हैं। साथ में कॉलर लगाना पड़ सकता है, और हो सकता है आप अपने हॉस्पिटल में या उसमें कहीं रिक्वेस्ट करें कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी जॉब दे दी जाए जिसमें ओटी मैनेजमेंट का काम हो, आपको स्क्रब जिसको बोलते हैं स्क्रब करना ना पड़े या असिस्ट करना ना पड़े सर्जरी के दौरान। और जब आप ऑफिस में भी काम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपकी गर्दन स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब आप सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं तो आपकी जो पैर हैं उनका जो सॉल है वो फ्लैट होनी चाहिए, मतलब ज़मीन पर फ्लैट रखने चाहिए। जो आपके नीज हैं वो हिप से थोड़ा नीचे होने चाहिए, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, साथ में जो आपकी जो कमर है वो भी बैक सपोर्ट के साथ होनी चाहिए। जब भी हम काम कर रहे हैं, खास करके कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपका पोस्चर ठीक है नहीं, बिकॉज पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस दर्द को क्रिएट करने में। तो पोस्चर देखने के लिए क्या करना है कि आपके ये शोल्डर्स जो हम दोनों के देख रहे हैं हमारे हिप के एक्सिस में होने चाहिए, जैसे ऐसे बैठे हुए हैं। अगर ये आगे बैठ झुक रहा हूँ मैं तो ये शोल्डर्स हिप से एक्सिस से बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये देखना है कि जो आपका शोल्डर है उसकी लाइन जो है, आपके ईयर्स जो कान है उनकी लाइन, ये दोनों एक जगह वर्टिकल अलाइनमेंट में होने चाहिए, तो उससे आपका पोस्चर ठीक रहेगा। अगर पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, रूट कॉज को आप नहीं हटाओगे, तब तक दर्द हटा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आपको अपना प्रोफेशन में रीलुक करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी जॉब करने की ज़रूरत है जिसमें कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट आपको 1-2 महीने के लिए रेस्ट मिल जाए। उसके साथ साथ कंटिन्यूस आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, कोई मसाज कराना है, हॉट पैक लेने हैं, आइस पैक लेने हैं, मेडिसिन लेनी है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो मसल स्ट्रेंथन करने के लिए होती हैं बहुत सारी, वो आपको करनी पड़ेंगी। और जब भी आप कर रहे हैं तो कोई छोटी सर्जरी करें, जो डे केयर सर्जरीज होती है जिनमें टाइम कम लगता है। लॉन्ग सर्जरीज में अपने असिस्टेंट या सीनियर्स या जूनियर्स को दे सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है आपका जो दर्द है उसमें आराम मिल जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता माता, जब आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो वात, पित्त और कफ, बिल्कुल उनकी बात होती है। हाँ। क्या सर्वाइकल में भी इस तरह का कुछ है? क्योंकि बार बार पोस्चर की बात आ रही है, इसकी वजह से क्या कुछ बिगड़ता जहाँ है? पर भी पेन की बात होती है तो वहाँ पर वात का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर्वाइकल पेन, यानी कि यहाँ पर है ग्रीवागत वात का प्रकोप हो रहा है, इसीलिए ये कंडीशन हो रही है। और दूसरा, जब हम अभ्यंग करते हैं यानी कि मालिश करते हैं, जो सर भी बता रहे हैं, तो उससे वात की शांति होती है। या हम स्वेदन, जो फर्मेंटेशन सर कह रहे हैं कि हम बालू से स्वेद करवाते हैं पेशेंट को, या हम बॉटल से स्वेद करवाते हैं, जो वृक्ष स्वेद कहलाता है, बालू से जो स्वेद करते हैं, उससे भी वात की शांति होती है। तो यहाँ पे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलेगा अगर वो अभ्यंग और स्वेदन, यानी कि मालिश की सिकाई तेल में सेंधा नमक मिला के कर सकते हैं और बालू का स्वेद करें तो। और साथ में वो बता रहे हैं कि वो फिजियोथेरापी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ आसन भी ऐड कर लें जो स्पेशली सर्वाइकल पेन के लिए होते हैं, जैसे भुजंगासन है जो कि कोबरा पोज कहलाता है, मकरासन है, क्रोकोडाइल पोज है, मत्स्यासन, फिश पोज है, गोमुखासन है, शलभासन है। इस तरह से बहुत सारे आसन हैं जो आपको आसानी से नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये आसन करने से भी इनको बहुत सारी रिलीफ मिल सकती है पेशेंट को। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपका लॉन्ग टर्म पेन कम नहीं हो रहा है दवाई, तो क्या आपने जांच कराई, MRI कराया अपना, या एक्सरे कराया वहाँ पे, सो दैट कि एग्जैक्ट कॉज कहीं स्टेनोसिस तो नहीं है, कहीं डिस्क का हर्निएशन तो नहीं हो रहा, कहीं प्रोलैप्स तो डिस्क नहीं हो रही है, कहीं नर्व इम्पिंज तो नहीं हो रही है, तो रूट कॉज पता लग जाएगा, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। बिल्कुल। एक कॉलर और जुड़े हैं राजस्थान से, ऋषि ने हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है ऋषि, प्रश्न पूछ सकते हैं आप, बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। मेरा ये है कि मतलब मेरे कमर में दर्द रहता है और ज्यादातर मेरे गर्दन में दर्द रहता है, जिसके अंदर मतलब
हेलमेट और लगाता हूँ तो दिमाग सुन्न सा हो जाता है मेरा, और गर्दन में भयंकर दर्द रहता है। और मतलब अब मेरा गर्दन का पोस्चर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे झुका हुआ और हैंच बैग जैसा फील होता है मुझे। ठीक है ऋषि, ये समस्या कब से है आपको? ये मेरे को मतलब समस्या लगभग साल भर से है। अब क्या ट्रैवल करना पड़ता है, सर्विस करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, मतलब ये गर्दन मतलब सुन्न सी हो जाती है। ठीक है, एक बार अपनी उम्र बताइए और आपने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है, ये भी बताइए। 32 एज मेरी, और मैंने किसी डॉक्टर को तो अभी विशेष दिखाया नहीं है, लेकिन मतलब गर्दन की वजह से दिमाग सुन्न हो जाता है, मतलब इतना पेन फील होता है। और ठीक सुबह सुबह कमर बहुत दर्द करती है। ठीक है डॉक्टर अशोक शर्मा। बॉडी का पोस्ट, ऋषि नाम है मेरा, बॉडी का पोस्टर एकदम हैंच बैग की तरह मतलब झुका झुका सा ऐसा फील होता है, मतलब स्ट्रेट। ठीक है ऋषि, आप 1 मिनट कॉल पर बने रहिए, हो सकता है डॉक्टर आपसे कुछ और देखिए, पूछें। जैसे बता रहे हैं कि हेलमेट पहनते हैं तो होता है, प्रॉब्लम इतनी है लेकिन उसको डिले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है सर्वाइकल पेन की, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डायमेंशंस हैं। पहली बात तो डायग्नोस हो गया, दूसरा तो एक्सरसाइज हो गई, तीसरी बात ये है कि उसको कुछ हम चेंजेस कितने ला सकते हैं। टॉप ऑफ दैट इज़ दी मेडिसिन्स। तो यहाँ पे ये पेशेंट इतना फ्रिवलसली एक्ट कर रहा है कि अपनी प्रॉब्लम है और उससे लड़ते भिड़ते जा रहे हैं। अब ये करें हॉन्च गेट हो गया, हॉन्च गेट मतलब उसको कंपनसेट कर रहे हैं ये दर्द को, और उस हॉन्च गेट के कारण ही ये इनकी जो अपर पार्ट ऑफ दी ये बैक है उसको नीचे के हिस्से से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आप देखिए, जैसे कि इनको मैं ये समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कहीं पे टेंट लगा हुआ है, जो लोग हम आप देखते हैं टेंट लगता है, उसमें एक बीच में सपोर्ट होता है और इधर सारी रोप्स होती हैं। तो यदि आपकी बीच की रोप भी कमज़ोर है, जो सपोर्ट भी कमज़ोर है, तो आप रोप्स को फिर टाइट किया जाता है। तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये सबसे पहले अपनी चीज़ को अच्छे से डायग्नोस करा लें, दूसरा एक प्रॉपर इनको अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से, लाइक सपोज़ इनको हेलमेट पहनना ही है तो हेलमेट की टाइप को चेंज कर लीजिए, उसको कैसे पहनना है, कितनी देर पहनना है उसको सेट कीजिए। जो भी ये बाइक या टू व्हीलर चलाते हैं उसकी सीट कैसी हो उसको एडजस्ट कीजिए। और मेरे ख्याल से ये किसी होम्योपैथ से ज़रूर मिल लें तो इनको बहुत जल्दी से फ़ायदा हो जाएगा। तो प्रिवेंशन, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन। बिल्कुल, यानी जल्द से जल्द एक अच्छे विशेषज्ञ से, स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ये जो समस्या है वो आगे ना बढ़े। अगले कॉलर। ये भी हो सकता है ना, कोई इनको सिस्टमेटिक बीमारी तो नहीं है, इतने कम एज में बैकएक भी होना, गर्दन में भी स्टिफनेस होना है, सुबह सुबह स्टिफनेस होना, कोई रिमोटेड आर्थराइटिस तो नहीं है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, तो वो डायग्नोसिस जब भी बनेगी जब डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगले कॉलर प्रबल सोनू हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है प्रबल, बताइए क्या समस्या है, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरी जो मम्मी है 49 इयर्स की है, उनके लेफ्ट शोल्डर में और सिर में दर्द की समस्या है, और डायग्नोसिस कराने पे, डॉक्टर को चेक करवाने पे हाइपरटेंशन और सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस की ठीक है डॉक्टर, आप क्या बताएंगे? 47 साल और इन्होंने 49 ईयर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और साथ में उनको हाइपरटेंशन भी है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो भी जांच हुई होंगी इसके बेस पे डायग्नोसिस बनी है, उसका ट्रीटमेंट में कई सारी चीज़ें होंगी, फिजियोथेरेपी होगी, मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ और तो साथ में डायबिटीज़ तो नहीं है या ओबेसिटी तो नहीं है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दवाएँ देनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी किससे सो दैट मसल की स्ट्रेंथन हो जाए। अगर फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो फिजियोथेरेपी चाहिए होगी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये हम लोग हॉट फर्मेंटेशन है या कोल्ड पैक्स हैं। अगर एक्यूट प्रॉब्लम में बहुत दर्द है तो उस समय नॉर्मली हम आइस पैक के लिए बोलते हैं, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें हॉट फर्मेंटेशन के लिए बोलते हैं। फिजियोथेरेपी में टेंस है और बहुत सारी चीज़ें, अल्ट्रासाउंडिक मशीन आती हैं जिनसे पेन रिलीव कर देते हैं हम लोग, जो नर्व्स हैं उनको रिलीव कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं जिनको कंबाइन करके वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी लेना पड़े डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन है। ठीक है डॉक्टर श्वेता माता, एक और चीज़ देखी गई है सर्वाइकल पेन को लेकर कि महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है और खासकर एक उम्र के बाद, इसके पीछे क्या वजह है? इसमें यह है कि आजकल महिलाएं भी हैं जो कि डेस्क वर्क से और मोबाइल से दूर नहीं हैं। एक तो मुख्य कारण ये है ही पोस्चर का कि हम बहुत समय तक डेस्क वर्क कर रहे हैं। जैसे टीवी भी देख रही है महिला, अगर वो हाउसवाइफ है तो घर में तो सोफे पे बैठे हैं तो हम वो मेल को भी लागू पड़ सकता है। सोफे पर हम एक ही पोज में हम कंटिन्यूअस हम टीवी देख रहे होते हैं, 2.5 घंटे की मूवी देख रहे होते हैं, तो अगर लेट के देख रहे हैं तो ऐसा पोज है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारी ग्रीवागत जो ये मसल्स है, मांसपेशियाँ, इसमें कितना खिंचाव आ रहा है, कितना दबाव आ रहा है।
चाहे हम थिएटर में भी जाते हैं तो कितनी बार हम देखते हैं कि स्क्रीन बहुत ऊपर होती है या नीचे होती है। और घर में भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टीवी की स्क्रीन है वो एक लेवल पर हो। महिलाओं के संदर्भ में देखें तो जैसे कपड़े प्रेस करते वक्त भी ऐसा होता है कि हम 1 घंटा कंटिन्यूअस ऐसे करते हैं प्रेस। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो कि हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि जो प्रेस का टेबल है वो भी थोड़ा हमारे लेवल पर हो। हमारी जो स्क्रीन है, हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम कर रही है महिलाएं या मेल भी, तो उसकी भी स्क्रीन है जो हमारे शोल्डर्स के लेवल से हो, ताकि हमें ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, इस तरह से झुकना न पड़े। और दूसरा ये कि महिलाएं कितनी बार छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करती हैं कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक ये टेंडेंसी भी होती है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ पुरानी होती जाती है, जैसे क्रॉनिक होगी, ऑब्वियसली उसका प्रोग्नोसिस है वो पुअर होगा ही, और जैसे जैसे क्रॉनिक होगा उसे ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगना ही है। इसीलिए इसको अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट करें और अर्ली स्टेज पे ही इसकी ट्रीटमेंट लें, ये हमेशा समझदारी है। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक शर्मा, जब अर्ली स्टेज की आप सभी बात कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, तो कितने हद तक इसे रोका जा सकता है, और क्या अर्ली स्टेज में बिना दवाइयों के सिर्फ एक्सरसाइज से ही काम हो सकता है क्या? डिपेंडिंग अपॉन कि जिनको ये प्रॉब्लम है वो कितना सीरियसली उस चीज़ को ले रहे हैं। यदि उस चीज़ को जल्दी से, अभी जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जिस तरह की हमारी दिनचर्या है जिसमें कि हम उलझे हुए हैं, उससे कोई एस्केप नहीं है, हमें उस तरह की जीवन शैली के साथ ही जीना है। तो जितनी हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इस चीज़ का ओबेसिटी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो सब एक वर्ड है स्वॉट। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, फिर अपॉर्चुनिटीज़ में उतरिए और फिर थ्रेट्स को भी फील कीजिए। तो ये 4 चीज़ों को यदि आप समझ के और फिर आप अपने काम में, ऑक्यूपेशन में, इन चीज़ों में जाते हैं, तो जितना जल्दी उस ऑक्यूपेशन के जो थ्रेट्स हैं, जैसे अभी एक रेनू ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ और मेरे को ऑपरेशन थिएटर में काम करना पड़ता है और ये सब है, तो वो तो उनकी प्रोफेशन के थ्रेट्स हैं। उसके लिए अपने को पहले से ही स्ट्रेंथन कर लेना। जैसे कि आप 20-30 मिनट रोज़ व्यायाम को दे दीजिए और वो दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो बात आती है कि पेशेंट नंबर ऑफ़ टाइम्स लोग उस प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। कोई लोग होते हैं जिनको थोड़ा भी होता है तो भी इतने घबराहट में चले जाते हैं। देखिए, दर्द जो है ना, दर्द से 2 चीज़ें बहुत जल्दी से इफ़ेक्ट होती हैं। एक आता है एंगर, एक आता है एंग्जाइटी। क्योंकि वो दर्द उसके काम में किस तरह से बाधा ला रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी को कितना लो कर रहा है। तो होम्योपैथी के अंदर ये चीज़ को बहुत देखा जाता है। बहुत से पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवा दे दीजिए। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब अभी दे दीजिए, मैं बाद में फॉलो कर लूँगा। तो ये हमारी प्रोकास्टिनेशन की एक टेंडेंसी है। तो जितना जल्दी, दवा तो है ही, इलाज तो है ही, लेकिन आप अपने आप से जितनी जल्दी से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अपनी खामियों से, अपनी शक्तियों से और अपनी थ्रेट से, और उसके साथ आप उसके अंदर उतरिए, तो डेफिनेटली देखिए, जैसे मैंने कहा कि 10 में से 8 लोगों को तो नेक पेन होना ही होना है। अब नेक पेन क्या सिर्फ नेक पेन ही है? क्या ये मांसपेशियों में ही दर्द है? या जैसे बार बार ये चीज़ बोली जा रही है, क्या हड्डियों में भी कमजोरी है? क्या कुछ और प्रॉब्लम है? क्या वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया, कुछ इन्फेक्शंस हो गए हैं? एक जो चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी गर्दन में दर्द है तो आपकी प्रॉब्लम गर्दन में ही है। नंबर ऑफ टाइम प्रॉब्लम आपके कंधे में भी होती है। तो जो एक सेल्फ टेस्टिंग है कि जब भी आपको यदि गर्दन में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप ये रूल आउट करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे गर्दन की है या कंधे की है, आप सिंपल अपने हाथ को उठा के देखिए। यदि आपकी प्रॉब्लम आपकी गर्दन में, तो आपकी शोल्डर मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यूजली जो टिंगलिंग और नमनेस और इस तरह की जो सिम्टम्स हैं, यूजली जब कंधे में दिक्कत होती है तो ये आपके एल्बो तक ही रह जाता है, और जब आपके स्पाइन में दिक्कत होती है तो ये सुनपना होना, ये होना, ये आपके आगे फिंगर टिप्स तक आ जाती है। तो अर्ली उससे इंट्रोड्यूस हो जाइए। देखिए, 10 में से 8 लोग, जब 80% लोग एक चीज़ से परेशान हो रहे हैं, तो कहीं तो समझिए उस चीज़ को। हम लोग स्मार्टफोन देखते हैं, उससे इंट्रोड्यूस होने के लिए जल्दी से भाग जाते हैं, लेकिन जो हेल्थ हैज़ार्ड्स हमारे लाइफ स्ट्रेस के कारण आ रहे हैं, हमारे ऑक्यूपेशन के कारण, उनसे जल्दी से जल्दी इंट्रोड्यूस होइए और मेजर्स लीजिए, आप उससे बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। 2 कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इंद्रभान और अरविंद, 2 कॉलर हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहले इंद्रभान, आप अपना सवाल पूछिए, बताइए। सर, मेरे गर्दन टेढ़ी हो गई है, कमर से बैठना उठना नहीं होता।
ये आपने डॉक्टर को जरूर दिखाया होगा? जी जी। क्या बताया है डॉक्टर ने? तो डॉक्टर ने बोले रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, बोले तो ये नहीं हो सकता बोले। तो इंद्रमान आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर गुप्ता आप क्या पूछना चाहते हैं? इंद्रमान से आप सवाल कर लीजिए। नहीं, आपने अगर एक तो कमर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, मेन के स्पाइन के 3 पार्ट होते हैं, थोरेसिक है, लंबर है या सर्वाइकल स्पाइन है, और वहाँ पे उसके अलावा और कौन से सिम्टम्स हैं? क्या पैरों में वीकनेस तो नहीं है, नमनेस या कोई टिंगलिंग सेंसेशन तो नहीं है, कोई मसल की डिस्ट्रॉफी तो नहीं हुई है? इंद्रमान आपका सवाल क्या है आप बताइए, क्योंकि आप इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, पूछना क्या चाहते हैं बताइए। मेरा सवाल ये है कि कब मैं कहीं इलाज करवाऊँ तो ठीक हो सकता हूँ उससे? ठीक है, तो ये क्या दिक्कत आपको बताई गई है, आप बताइए, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? समस्या रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, बोले कौन सी है ये तो अपने को नहीं मालूम। अच्छा। पर कमर से भी नहीं मुड़ता और कंधे भी काम नहीं करते और गर्दन भी टेढ़ी हो गई है एक साइड। ये ठीक हो सकता है डॉक्टर? नहीं, ठीक हो सकता है, बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऐसा नहीं। डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट आपकी प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कि हर्निएशन हो गया है, डिस्क प्रोलेप्स हो गई है, काइफोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, तो जो भी डायग्नोसिस बनेगी उसके हिसाब से या तो मेडिकल मैनेजमेंट होगा, और कभी कभी जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तब सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो 70-80% केसेस में चाहे सर्वाइकल पेन हो, इवन स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें ज़्यादातर केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग पहले ट्राई करते हैं और सक्सेसफुल भी होता है। जैसे वेट रिड्यूस करना है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जैसे गाबापेंटिन वगैरह वो देना, एनेसेट्स देना, या आपको फिजियोथेरेपी करानी है, एक्सरसाइजेज करनी है, पोस्चर ठीक करने हैं अपने, वो करना। अगर उससे भी नहीं ठीक होती है, अगर लगता है कि ऐसा कोई इंटरवेंशन करने से ठीक हो जाएगी सर्जिकल, तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। आजकल सर्जरी में एक बहुत अच्छी बात है कि आजकल सर्जिकल मेजर सर्जरी नहीं होती है, बहुत बार आजकल एंडोस्कोपिकली सर्जरी कर सकते हैं, इवन बहुत बार लोकल इंजेक्शन लगाने से आपको दर्द में आराम मिल जाता है। तो ये मुझे लगता है किसी अच्छे न्यूरो सर्जन या स्पाइन सर्जन को दिखाएं आप आसपास, उससे ज़्यादा आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी और ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो निर्वाण किसी अच्छे डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं और पहले खुद भी समझिए कि जो समस्या, जो दिक्कत आपको हुई है वो किस वजह से हुई है, और फिर उस हिसाब से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाइए अपना। शुक्रिया आपके कॉल के लिए। अरविंद हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं। अरविंद, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी जी बताइए। जी 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 टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, और उसके बाद एक बार में प्रश्न पूछिए अपना। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ जी। मेरा मतलब 4 महीने से शोल्डर में पेन हो रहा था। हेलो। हाँ हाँ जी, मेरा 4 महीने से शोल्डर पेन चल रहा था, तो हमको लगा शोल्डर में प्रॉब्लम है। इसके लिए हमने ऑर्थो डिपार्टमेंट में चेकअप कराया, तो उन्होंने कहा कि फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है और आपका ये फिजियोथेरेपी से ठीक होगा। तो मैंने फिजियोथेरेपी शोल्डर्स में लगभग 20-25 दिन करवाई, टेंस और या जो भी चीजें होती है, पर उससे हमको लाभ मिला नहीं। फिर इसके बाद हमने न्यूरो डिपार्टमेंट में दिखाया, तो उन्होंने ये लेटरल सर्वाइकल एक्सरे लिखा, जिसमें हमारे C6 और एक और में कुछ प्रॉब्लम बताया गया। तो उनका मैं इलाज ले रहा हूँ। उन्होंने ये सर्वाइकल कॉलर पहनने की सलाह दी है, लेकिन दर्द अभी बाहों तक आ गया है। हम क्या करें, थोड़ा सा सलाह दिया जाए। ठीक है अरविंद जी, डॉक्टर बताइए। जी देखिए, यहाँ पर ये सब कोशिशें तो कर ही रहे हैं, और आई थिंक ये 2 चीज़ों से जूझ रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से भी जूझ रहे हैं और फ्रोजन शोल्डर से भी जूझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप बजाय बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने के, और कॉलर जैसे आपसे बोला गया है, तो कभी कभी कॉलर में कंप्लायंस बहुत ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभी कंप्लायंस बहुत लो भी होती है। तो कॉलर जितना आपके डॉक्टर बता रहे हैं उतना ही कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलर लगाने से भी हमारी गर्दन की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरी बात यह कि आप आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे यदि कोई अच्छे होम्योपैथ हैं तो आप उनसे मिलिए। डेफिनेटली आपकी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम और ये दोनों प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ दवाओं के नाम तो आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, नहीं, इनकी डायग्नोसिस तो काफ़ी क्लियर है। जैसे सर्वाइकल इन्होंने जो फ्रोजन शोल्डर बताया और कहा कि फिजियोथेरेपी काफी समय तक कराई, लेकिन इनको फ्रोजन शोल्डर के लिए आराम नहीं मिला। नहीं होगा वो सर्वाइकल होगा। हाँ, और वो रेडिएट होके पेन यहाँ आ रहा होगा। तो उस समय उन्होंने कराया, उससे नहीं रिलीफ मिला। तो अब जो एक्सरे करा, एक्सरे में इनको कहीं ना कहीं बोन स्पर होगा या नर्व कंप्रेशन हो रहा होगा या कैनाल की स्टेनोसिस हो रही होगी। तो उसका तरीका ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। एक तो आपने कॉलर लगा रखा है, साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कोई अगर हाई रिस्क है, वेट ज़्यादा, तो वेट कम करना पड़ेगा। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो डेफिनेटली कुछ समय पेन कम हो जाएगा। डॉक्टर श्वेता माता, जब आपने बताया कि वात का गड़बड़ी है आयुर्वेद के नज़रिए से,
तो एक तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सही तरीके से जो दिनचर्या है उसको ठीक कीजिए, उसमें खान पान का क्या रोल है ये बताइए। हाँ, खान पान में हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये वात से हो रहा है तो जितनी भी वात वर्धक चीज़ें हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, उसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो जो चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा है, जैसे मिल्क है या बनाना, केला है, ये चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। अपने आहार में नियमित घी का सेवन कर सकते हैं, जो कि घी है वो बेस्ट वात शामक भी है और पित्त शामक भी है। और इसके अलावा मैं एक ये भी कहना चाहूँगी, जो लास्ट पेशेंट था, कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी बढ़ गई है कि यहाँ की मांसपेशियों को हम बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज कोई कर ही नहीं रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा इनको रेस्ट हो जाता है कि मसल्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। फिर जैसे ही हमारा थोड़ा सा भी यहाँ पे जर्क खाएगा या थोड़ा सा भी कुछ हम वेट लिफ्टिंग कर लेंगे तो यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। इसकी जगह अगर हम ये करें कि रोज़ थोड़ी बहुत जो सूक्ष्म क्रियाएं, व्यायाम है, अगर हम किया करें, जैसे स्कंध चालन है, ग्रीवा चालन है, यहाँ की मांसपेशियों को थोड़ी सी मूवमेंट दें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, यानी कई लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन शोल्डर्स का और नेक का उतना ध्यान नहीं रखते। और दूसरी चीज़ ये भी करते हैं कि जैसे ये पेशेंट्स का 2-3 दिन करेंगे और इनको आराम मिल जाता है तो ये तुरंत छोड़ देंगे कि अरे मैं तो ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो नियमित करने वाली चीज़ें हैं, अगर आप रोज़ करेंगे तभी इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए कई जो पेशेंट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से आराम आया, लेकिन कुछ समय के लिए आया, यानी जब तक उन्होंने किया तब तक आराम है, उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर से वापस आ जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अभी कोई कॉलर नहीं है हमारे साथ। डॉक्टर शुक शर्मा, जो रीअकरेंस की बात है उसी पे अगर हम आए, ये क्या ऐसी समस्या है कि एक बार अगर शुरू हो गई है तो आपको जिंदगी भर एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना ही है, वरना ये दोबारा वापस आएगी, या इसका कोई परमानेंट इलाज भी है? देखिए, डेफिनेटली ज़िंदगी और ये शरीर एक ही बार मिला है और हमारा सबसे पहला जो फ़र्ज़ है कि जो हमें ज़िंदगी मिली है, जिस फ्रेम में मिली है, उसको हम मेंटेन रखें। तो ये तो एक सीधी सी बात है कि आपको यदि सर्वाइकल्स, क्या आप हर एक अंग का एक्सरसाइज कीजिए, हर एक अंग को बचाने की कोशिश कीजिए। जैसे हम एक गाड़ी भी ख़रीदते हैं, क्योंकि गाड़ी में तो हमें कॉस्ट दिख रही होती है, हम टाइम पे उसकी सर्विस भी कराते हैं, ऑयल भी चेंज कराते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी एक लाइफ नहीं है, वहाँ पे हमें उसकी लाइफ दिख रही है, लेकिन हमें कॉस्ट भी दिख रही है। लेकिन ये शरीर जो है, इसकी तो कुछ कॉस्ट है ही नहीं है, तो अमोल है। तो इसके प्रति तो हमारी एक रिस्पेक्ट और फ़र्ज़ बनता ही है। तो बार बार रिकरेंस इसी पोर्शन में क्यों होती है, वो ये है कि सबसे जो टॉप ऑफ द कॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉट की प्रोलॉन्ग साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस। अच्छा, जब ऐसा शोध किया गया कि जितना हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी जो ये यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो एक संकुचित उसमें चले जाते हैं। और देखिए, बॉडी के अंदर मैं बार बार कहूँगा एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है कि जैसे ही संकुचन होता है मांसपेशियों में तो एक पेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स जनरेट हो जाते हैं जो अपना ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। अभी जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे जिस समय प्रॉब्लम हुई तब तो हाँ मैं एक्सरसाइज भी करूँगा, हाँ मैं योगा भी करूँगा, मैं ये सब कुछ करूँगा, लेकिन दे आर नॉट वेरी मच प्रॉमिसिंग टू देमसेल्व्स। वो उस प्रॉब्लम को और इनवाइट कर रहे थे कि और बढ़िए और बढ़िए और बढ़िए। यहीं पर एक होम्योपैथ का रोल आता है कि मरीज़ अपनी बीमारी को कैसे परसीव कर रहा है, मरीज़ अपनी बीमारी के लिए क्या सोच रहा है और फर्दर क्या सोचता है। जैसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब अभी ठीक कर दो, आप जितना कहोगे मैं उतना वो कर लूँगा। कुछ लोग क्या होते हैं, डॉक्टर साहब बड़े आराम से, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं ले सकता हूँ। ये तो एक सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की टेक्निक्स हो गई। लेकिन जहाँ पर कि हमारे बियॉन्ड है वो चीज़, मान लीजिए आपको कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो गया, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्टेनोसिस हो गया, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपीनिया हो गया, या ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, तो उन चीज़ों के लिए तो हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिकरेंस इन द प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ द सर्वाइकल एरिया इज रीजन, एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट। उसके बाद में आपका सेल्फ कंट्रोल ऑन द लाइफस्टाइल, और जो आपके ऑक्यूपेशन के थ्रेट्स हैं, उस पर्टिकुलर थ्रेट को अपने दिमाग में रखते हुए अपने एक डॉक्टर से मिलिए, और उस थ्रेट को कैसे मैं ओवरकम करूं, या उससे जो मेरे को नुकसान हो सकते हैं, या मेरे जो शरीर की कॉम्पिटेंसीज हैं उस रेशो में मैं कैसे इससे लड़ूंगा, तो उससे हम इस रिकरेंस को बड़े अच्छे से बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, जब सर्वाइकल पेन की बात करें, क्या इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं?
स्पॉन्डिलोसिस की बात करते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, क्या ये प्रकार किस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है? हाँ, तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, उसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मस्कुलर है, न्यूरोलॉजिकल है, बोन से रिलेटेड है। 3 मेन अंग जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जो हमें जो सर्वाइकल जो स्पाइन है उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो एक तो हो गया स्पाइनल कॉर्ड हो गई, जो उसके अंदर आ रही है, उसके अंदर नसें निकल रही हैं। तो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि नर्व कंप्रेशन है, नर्व के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या मेनिंजाइटिस है, इन्फेक्शन है, वो नीचे तक आ गया है, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल पेन हो सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जितनी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि बोन, जो वर्टिब्रा है, बोन के अंदर कोई स्पर आ गया, उसकी स्टेनोसिस हो गई, उसकी वजह से कंप्रेशन हो गया, तब प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा होता है कि जो डिस्क है दोनों के बीच में काम करे, अगर वो हर्निएट कर जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन है, डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं, जो लंबर स्पाइन में भी काफ़ी कॉमन होती है, उसके कंप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा, अगर बाहर की तरफ आते हैं तो बहुत सारी मसल्स होती हैं। तो मसल्स नॉर्मली जब भी हमारा पोस्चर गलत है, जब भी हम लॉन्ग स्टैंडिंग स्क्रीन टाइम पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे या उस पर झुक के काम कर रहे हैं, तो ये पोस्चर की वजह से मसल पे स्ट्रेन होता है, और उसकी वजह से मसल जो है पुल हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, कभी कभी इवन फाइब्रोसिस हो जाती है लॉन्ग टर्म में, और वहाँ पे टेंडर पॉइंट बन जाते हैं, जिनको ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। और ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो पोस्चर की वजह से आते हैं, मैक्सिमम पोस्चर की वजह से आते हैं। और ये डाटा जो है एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, बट हम लोग का जो करंट डाटा है 30-40% ऐसे लोग हैं जिनको एट ए पॉइंट एनी टाइम दे फील दैट सर्वाइकल पेन को होता है। और फीमेल्स में नॉर्मली 5-7% एक्स्ट्रा जो होता है। एक रीजन और भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज फीमेल्स में एक तो ओबेसिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेचर शॉर्ट होता है उनका, ठीक है, बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो सर्वाइकल स्पाइन और जो लंबर और थोड़ी स्पाइन के लिंक्ड होती हैं। इसके अंदर उनको थायराइड की प्रॉब्लम समस्या ज़्यादा होती है। तो ये और बहुत सारे रीजन्स हैं। प्लस घर के अंदर रहते हैं तो बहुत बार जो उनको काम करने का तरीका होता है, पोस्चर जो होता है, चाहे झाड़ू पोछा करना, किचन में काम करना है, निटिंग करनी, बहुत सारे काम है जिसमें पोस्चर कहीं ना कहीं उनका डिस्टर्ब रहता है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ चलेंगे। ज्योति ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। आपका स्वागत है ज्योति हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। जी मेरी ये उल्टे हाथ के पीछे कंधे में हल्का हल्का दर्द होना चालू हुआ है मैम। अच्छा जी, आप थोड़ा मैं योगा करती हूँ तो मुझे आराम मिलता है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं? ज्योति पहले आप बताइए, 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, आप किससे बात करना चाहेंगे? जी मैं मैडम जो बैठी हैं उनसे जानना चाहूँगी। ठीक है, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। ज्योति अपनी उम्र बताइए, आपकी उम्र कितनी है? ये 40 साल में। और ये दर्द आपको कब से शुरू हुआ है? ये मुझे 20-25 दिन हो गए मैम। ठीक है, यानी अभी दर्द शुरू हुआ है, और ये भी यही कह रही हैं कि जब मैं योग करती हूँ तब मुझे आराम मिलता है। क्या इनको गर्दन में भी दर्द है? जी गर्दन में तो नहीं है मैम, लेकिन पीछे कंधे की साइड रहता है। अच्छा, हल्का हल्का ऐसा होता है कि इस जो सर्वाइकल पेन के जो शुरुआत के जो सिम्टम हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, उसमें पहले सिर्फ गर्दन में दर्द होता है, लेकिन जैसे ये इसका नेक्स्ट स्टेज जाता है तो हो सकता है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो कि फिंगर्स तक पेन भी जा सकता है। तो हाँ, इनको हो सकता है कि सर्वाइकल पेन हो, इनको जांच करवानी चाहिए। आप डिजिटल एक्सरे करवा सकते हैं या MRI भी करवा सकते हैं, तो उससे कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे से कहीं आयुर्वेदिक में, चाहे जिसमें भी आप दिखाना चाहें, आप जाकर मेडिसिन ले सकते हैं और साथ में फिजियोथेरापी या योगा भी करवा सकते हैं। हाँ, यानी अभी 25 दिन लगभग 1 महीना हाँ, बता रही है, तो इसको आपको नजरअंदाज ना करें, नहीं करें। एक बार जरूर जाने कि दर्द आपको किस वजह से हो रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान ने हमें कॉल किया है। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैडम मेरे जो सीधी तरफ जो कंधे में दर्द रहता है और वो बाजी दफा दर्द कोनी तक आ जा। ठीक है, गर्दन में भी दर्द है? गर्दन में दर्द नहीं, कंधे में रहता मैडम मेरा और हाँ जी, और वो कोनी तक आ जाता है, झनकार की बाजी दफा। आपकी उम्र कितनी है इमरान? 40 साल है मैडम मेरी उम्र। जी 40 साल। 40 साल। और कब से ये दर्द हो रहा है आपको? ये तकरीबन साल भर हो गया। मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मुझे आराम मिल जा। कोई चोट तो नहीं लगी कभी? ठीक है इमरान, डॉक्टर जानना चाहते हैं आपको कभी कोई चोट तो नहीं लगी है, और आप काम क्या करते हैं बताइए। मैडम मेरा काम जो ड्राई क्लीन का है। ड्राई क्लीनिंग का है? हाँ जी। ठीक है। और मैडम मेरी सर्जरी भी हुई हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में गर्दन की। ठीक है। मेरे हाथ पाँव सुन रहते थे, उस वजह से मेरी सर्जरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई थी। ठीक है इमरान, आप कॉल पर बने रहिए। आप और क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता?
एक सर्जरी तो हुई इनकी है। एज बताया 40 साल है। कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन तो नहीं है आपको? ये मैंने डायबिटीज भी जांच करवा ली, नहीं है। ठीक है। सर्जरी क्यों कराई गई थी आपकी ऑल इंडिया में? सर मेरा दिक्कत ये हुई थी, मेरा चोट लग गई थी, तो मेरे एक हाथ एक पाँव सुन रहता था। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो चोट लगी है उसकी वजह से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे कोई डैमेज हुआ था, उससे जो नसें निकलती हैं उनमें कोई कंप्रेशन या उनमें चोट लगी है। और जब भी कोई नसें दबती हैं, कोई चोट लगती है, उनमें नसों में कोई इंजरी होती है, तो उसका जो सिम्टम है वही होता है कि एक हाथ पैर सुन्न हो जाना, ठंडा गर्म नहीं पता लगना, वहाँ की मसल की एट्रोफी हो जाना, या वहाँ पे चलने फिरने में दिक्कत होना, या हाथ पैरों में कमजोरी आना। तो कहीं ना कहीं उसी कंप्रेशन को दूर करने के लिए आपकी सर्जरी की गई थी, और वो काफ़ी हद तक ठीक हो भी गया होगा, जिससे आपको आराम मिल गया है। बट कुछ सिम्टम्स नॉर्मली रह जाते हैं, वो सर्जरी में ठीक नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे आपने खुद ही बताया एक्सरसाइज करने से आराम मिलती है। तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, कोई आपको यूरिक एसिड वगैरह नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हल्का फुल्का दर्द होता है तो आप सिकाई कर सकते हैं या आसपास फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस दर्द हो रहा है या दोबारा झंझनाहट हो रही है, दोबारा सुन्न आ रहा है, दोबारा कमजोरी आ रही है, तो फिर आपको दोबारा डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और वहीं दिखाएं जहाँ आपकी सर्जरी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर शुभ शर्मा, जब लक्षणों की हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने नमनेस की बात की, लेकिन उल्टी और चक्कर जैसी चीज़ें ये क्यों हो जाती है और ये किस स्टेज पर जाके होती है? ऐसा भी देखा गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर कभी कभी चक्कर आना और एकदम से गिर जाना और इस तरह की बातें, क्योंकि कभी कभी पेशेंट क्या करता है कि उस दर्द को इग्नोर करता जाएगा, करते 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 वो इतना स्पाज़म और स्ट्रेन डेवलप हो जाता है कि उसको चक्कर और उल्टी ये मितली आती है। लेकिन यदि आपको नेक में पेन है और आपको धीरे धीरे एकदम से कमज़ोरी महसूस होने लग गई है अपने अंदर, या हाथ पांव आपके सुन्न होने लग गए हैं, या आपको बहुत तेज़ सिर में दर्द के साथ उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, या आपको तेज़ बुखार आने लग गया है, या आपको शरीर में इतनी कमज़ोरी महसूस होने लगी कि सॉर्ट ऑफ कि अब तो बस मेरे से कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हैं कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी बीमारी का निदान कराना चाहिए, उसका कॉज निकालना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर दर्द सर्वाइकल एरिया में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, और भी कितने कारण, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर बोन्स इतनी कमज़ोर हो गई, वहाँ पस फॉर्मेशन हो गई, तो पेशेंट जरा सा खांसेगा, कुछ करेगा, उसको चक्कर आके वो गिर भी सकता है, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले निदान, उसके बाद उसका क्या निदान है, उसका इलाज और एक्सरसाइज, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए तो वो भी करना पड़ेगा। हाँ, चक्कर आना और चक्कर आके कभी कभी गिर जाना डेफिनेटली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हो सकता है। ठीक है डॉक्टर श्वेता माता, कई लोग जब दर्द होता है तो अलग अलग तरह के तेल और जिससे मसाज की बात हो रही है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ और घरेलू उपाय अगर आप बताना चाहें, क्योंकि अब हम बात ही कर रहे हैं कि हर कोई आजकल जो पोस्चर है वो अपना सही नहीं रख रहा और मोबाइल और कंप्यूटर पर हम ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। अगर दर्द है तो क्या घरेलू उपाय हैं जो किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको घरेलू उपाय बताती हूँ, लेकिन सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में यही होती है, निदान परिवर्जन, यानी कि जो कोज है आप उससे पहले दूर होइए। अगर गलत पोस्चर है तो अपना पोस्चर ठीक करें, ओवरवेट है तो वेट कम करें, कहीं पर इंजरी है तो उसको रेस्ट करवाएं, और उसके बाद अगर हम घरेलू उपाय देखें तो अगर शुरुआती दर्द है, बहुत शुरुआती, तो आप सौंठ का पाउडर भी ले सकते हैं, घर में अजवाइन है, और कितनी बार गिलोय है, हरिद्रा है, यानी कि जो कुरकुमिन है, टर्मेरिक है, ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही होगा कि अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ कोई भी चीज़ लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद अगर आप पंचकर्म में जाएंगे, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो ग्रीवा बस्ती है जो कि लोकल थेरापी है सर्वाइकल पेन के लिए। वहाँ पर तेल को हम लोग फिल करके और काफ़ी देर तक 15 to 20 मिनट्स तक पेशेंट्स को लिटाए रखते हैं एक कंडीशन में, और वो लोकल थेरापी है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल सकता है। और अगर साथ में माइग्रेन है या दूसरी प्रॉब्लम्स भी साथ में है तो उसके लिए नस्य, शिरोधारा, षष्टिक शाली स्वेद और पत्रपिंड स्वेद और भी बहुत सारी थेरापीज़ हैं जो कि आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर है, महिंद्रा ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। महिंद्रा, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए आप अपना। महिंद्र, आप सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। ओ गर्दन में तीसरा, गर्दन में तीसरा है, उसमें एक नस फिट हो गई है,
आपकी गर्दन में दर्द रहता है, नस वीक हो गई आप कह रहे हैं? और गर्दन में पेन होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। कब से ये दर्द रहता है आपको? टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। कब से ये समस्या है आपको? तो समस्या तो 20 बरस से है। ठीक है। 20 बरस से। आपने डॉक्टर को दिखाया है? इलाज चल? बताइए क्या जानना क्या चाहते हैं आप, बताइए। और डॉक्टर बोलता है इधर ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर बोलता है कि इधर ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन जहां आप जान सब और नस पीट गई है ना, तो पीछे और ब्लड नहीं जाता है जो ये। ठीक है महेंद्र, ब्लड नहीं जाता। डॉक्टर गुप्ता आप क्या समझ पा रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? बहुत एक्चुअली समय बहुत लंबा समय क्लियर हो नहीं गया। बता पाए हैं हाँ। वो, बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कोई नस दबी हो, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से नर्व इम्पिंज हो गई हो या नर्व कंप्रेस हो रही हो, या हो सकता है कुछ हर्निएशन हो रखा हो डिस्क जिसकी वजह से लगातार पेन हो रहा है। एक बात उन्होंने ये भी बोली कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, तो उसकी वजह से किसी डॉक्टर ने शायद इनको एडवाइस दिया है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वो कह रहे हैं कि सर्जरी वहाँ हो नहीं पा रही। तो मुझे लगता है कोई अच्छा न्यूरो सर्जन है जो डॉक्टर है, अगर मान लीजिए आपने फैमिली फिजिशियन को दिखा दिया है, आपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दिया है, ऑर्थोपेडिक को दिखा दिया है या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया और आपका दर्द में आराम नहीं मिल रहा है और उन्होंने एडवाइस किया है कि सर्जरी हो सकती है, तो आपको न्यूरो सर्जिकल सेंटर पर न्यूरो सर्जन को जाकर दिखाना चाहिए और वहाँ पर जैसा वो ट्रीटमेंट बताएं। सर्जरी बहुत कम केसेस में करनी पड़ती है, हाँ करनी पड़ती है, उसका इमीडिएट और डेफिनेटिव आराम भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे, और मैंने जैसे पहले ही बोला है कि जरूरी नहीं ओपन सर्जरी हो, आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गई हैं जिसमें बड़ा पतले वायर के थ्रू जाके और एक्सरे के अंदर हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा वायर जा चुका है, वहाँ पे कोई अगर बॉन है तो उसको कट कर देते हैं, कोई डिस्क हर्निएशन हो रखा है तो उसको कट कर सकते हैं, कोई इम्पिंजमेंट है नस का तो नस को हटा सकते हैं वहाँ से, तो वो भी पॉसिबल है। तो आजकल ये सेंटर, लेकिन ये सेंटर सारे बड़े शहरों में है, आपको किसी मेट्रो सिटी में आके करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, आखिरी कॉलर हमारे साथ नीरज जुड़े हैं, बिहार से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी बोले मैम, मेरा जो सर्जरी हुआ था ना और कैंसर का, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में। अच्छा ठीक है जी, तो मेरा जो ऑपरेशन हुआ तो पूरा गर्दन जो है, हम देख रहे हैं लाइव हैं अभी, हम आपसे देख रहे हैं आपको मैम। हाँ हाँ। तो मेरा जो ऑपरेशन हुआ था तो धीरे धीरे खिंचाव इसमें बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज करते थे तो ठीक था, इधर एक्सरसाइज का भी माने प्रभाव नहीं पड़ रहा है और बहुत ज्यादा माने लेफ्ट साइड में इतना खींचता है कि जी भी उधर भाग रहा है, मेरा आवाज भी देखते हुए कि लड़का बहुत ज्यादा एकदम खींच रहा है मेरा। ठीक है, आप ये कंधे के बारे में बता रहे हैं, गर्दन के बारे में बता रहे हैं, कहाँ पेन है आपको? कंधा और गर्दन दोनों का ये कंबाइंड है, खींच रहा है। ऑपरेशन किसका हुआ था? नीरज, आपने जो ऑपरेशन की बात बताई है, किस चीज का ऑपरेशन हुआ था आपका? वो कैंसर था लेफ्ट साइड में, मतलब ये गलफारा में हुआ था। कहाँ पे? बायां साइड में हुआ था सर, वो एक्शन कैंसर हॉस्पिटल। नहीं, कैंसर कहाँ का था? कहाँ पे था, किस जगह का? गलफारा में था सर। नहीं, कौन से बॉडी पार्ट में था? गर्दन में कैंसर था, कहीं और था? लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट साइड में गलफारा में था जिसका सर्जरी हुआ था। गलफाड़ा कुछ वर्ड बोल अच्छा ठीक है, हाँ, तो आपके जो मुंह के अंदर सर, जी मुंह के अंदर, समझ गया, ठीक है, मुंह के अंदर जी, तो जी मैं बोलूँ? हाँ हाँ बताइए। तो सर्जरी हुई है तो हो सकता है जो आपकी सर्जरी के दौरान कहीं कभी होता है कि जब कैंसर हुआ होगा उस समय भी हो सकता है उसका कुछ एक्सटेंशन रहा हो और वहाँ पे कुछ नर्व कंप्रेस हो रही हो। कभी कभी सर्जरी करते हैं तब भी हम सर्जरी के लिए कैंसर की पूरी टिश्यू को निकालते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो ग्रो ना करे बाद दोबारा, तो उस समय भी कभी कभी नर्व डैमेज हो जाती हैं और उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, आपको सब डिस्ट्रॉफी हो सकती है या उधर की मसल वीकनेस हो सकती है। तो इसलिए शायद आपको डॉक्टर ने बताया था कि आप एक्सरसाइज करते रहें, तो अभी इन्होंने बोला शायद कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आराम नहीं मिल रहा है और दर्द हो रहा है, तो अभी आपको मुझे लगता है दोबारा दिखाना चाहिए डॉक्टर को, और हो सकता है हमें एमआरआई वगैरह या सीटी कराना पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दोबारा रिलेप्स कैंसर का हुआ है, कोई दोबारा कोई बोन कंप्रेस नर्व कंप्रेस हो रही है या कुछ और कारण है, कोई कैनाल स्टेनोसिस हो रही है, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, डायग्नोसिस दोबारा देखनी पड़ेगी, उसके बाद इलाज हम डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज से आराम नहीं मिल रहा है या फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिल रहा है तो ये चिंता की बात है। बिल्कुल अशोक जी, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात है आजकल, और अभी देखिए हम एक जो नीरज का भी केस देख रहे हैं, किस तरह से होम्योपैथी और साथ ही आयुर्वेदिक मिला के देखिए डेफिनेटली जैसे कुछ
एलोपैथिक में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और होम्योपैथी के अंदर डेफिनेटली बहुत हल्की दवाएं होती हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले उसको डायग्नोस हो जाए कि ये पेन मस्कुलर है या किस तरह का। जैसे मान लीजिए कॉमन सा पेन है तो आप 2-3 दिन रेस्ट कीजिए। नंबर ऑफ़ टाइम जैसे हम इम्पिंजमेंट की बात हो रही हैं तो हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर उस पॉस्चर में आप रहिए जिसमें आपको दर्द नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी एडजस्ट करके वहाँ से प्रेशर हट जाता है। इंटीग्रेटेड के अंदर सबसे पहले बात यह है कि जो एक्यूट फेज़ है, डेफिनेटली कुछ वहाँ पे मैकेनिकल फॉल्ट है, उसको तो सर्जिकल उससे निकालना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ प्रिवेंटिव की बात आती है वहाँ होम्योपैथ आ जाएगा, और जहाँ पर एक्सरसाइज की बात है वो तो फिजियोथेरेपी से आएगी। तो टुगेदर वी कैन विन। जैसे खरगोश और कछुए वाली बात है कि जहाँ पानी ज़्यादा है तो उससे निकल जाएंगे और उससे होगा तो उससे निकल जाएंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच मीन्स ये जो हमारी बॉडी है इसकी हेल्थ केयर को जो हमको देखना है, और पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द सर्वाइकल पेन्स। तो जहाँ पर इंटरवेंशन आ गई, स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, तो डेफिनेटली हमें मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन और सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए। जहाँ उसको मैनेजमेंट की बात आ रही है तो हम आएंगे। जहाँ पर उसके साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, वो उस चीज़ को उसकी डे टू डे लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है। अब मान लीजिए कोई बहुत ऐसा आदमी है जो कि उसकी जॉब ही खतरे में आ रही है उस कारण से, उससे जो उस पेन में जो बाधा दर्द उसको डाल रहा है, डेफिनेटली होम्योपैथी वहाँ पे बहुत कारगर है। तो टुगेदर वी कैन विन। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच तो चाहिए ही चाहिए इस केस के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता माता, आखिर में आप क्या कहेंगे, आयुर्वेद के किस हद तक सर्वाइकल पेन की समस्या का निदान कर सकता है? बिल्कुल, बहुत हद तक हम करते हैं। जैसे बहुत बार पेशेंट आते हैं, बहुत सारी बातें कवर हो चुकी हैं, जो नहीं कवर हुई हैं वही बात मैं कहूँगी। पेशेंट आकर कहते हैं कि अरे मैं अच्छे से मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं योगा भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अच्छे से खाना पीना भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तब कई बार हमें पता चलता है कि पेशेंट बहुत स्ट्रेस में जी रहा होता है। तो एक स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और बहुत सारे पेन किलर्स और सबकी डिस्कशन हुआ, लेकिन एक नेचुरल पेन किलर भी होता है जो है अच्छी स्लिप। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं, 8 घंटे की एक अच्छी स्लिप लेते हैं, तो वो भी आपके बहुत सारे दर्द कम करता है। बिल्कुल। और जहाँ नींद की बात करते हैं, एक तकिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉजिटिव। बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया न ले, और इतना है कि अपना बहुत पतला तकिया आप ले सकते हैं जो कि 15 डिग्री तक का हो। और कि कई बार क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल तकिया लेना छोड़ देते हैं, तो उससे क्या, जब वो करवट बदल कर सोते हैं तो गर्दन फिर ऐसे होती है। तो तब आपको ध्यान रखना है कि जब आप करवट बदल के सो रहे हैं तब आप थोड़ा सा पतला तौलिया या पतला तकिया आप रखें। ड्राइविंग करते वक्त भी आप ये ध्यान रखें कि गर्दन के पीछे आप तौलिया फोल्ड करके रखें। बिल्कुल। और बहुत समय तक जहाँ लंबा ट्रैवलिंग है वहाँ पे जैसे बाइक पे न जाएं, हेलमेट की वजह से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा यूज़ करें। ये सब चीज़ें आपको सर्वाइकल पेन से बचा सकती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर श्वेता माता आपका, डॉक्टर गुप्ता आपका, डॉक्टर अशोक शर्मा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज आयुष्मान भव में हिस्सा बनने के लिए, और तमाम जो ज़रूरी उपाय हैं, जो सलाह हैं, वो हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, जो हमारी धीरे धीरे बिगड़ चुकी जीवन शैली है, वही कहीं ना कहीं सर्वाइकल पेन पैदा कर रही है हर उम्र के लोगों में। तो पॉस्चर का बिल्कुल ध्यान रखिए, गलत पॉस्चर को अवॉइड करिए। दिनचर्या में एक्सरसाइज, व्यायाम को ज़रूर शामिल कीजिए, और जिस तरह से हमने कहा कि गर्दन और कंधे की एक्सरसाइज को भी उसमें ज़रूर शामिल कीजिए, ताकि जो गलत पॉस्चर की वजह से जिस तरह की स्टिफनेस आ रही है लगातार इन अंगों में, वो दूर हो। खान पान का ध्यान रखिए, मोटापे के शिकार बिल्कुल ना बनिए, और अगर यही छोटे छोटे उपाय अपनाए जाएं तो जाहिर तौर पर आप सर्वाइकल पेन की समस्या से कोसों दूर रहेंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।